ठीक है, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. The first ionization energies of elements in the first row of the D block, scandium 21 to copper 29, are very similar. For all these elements, it is a 4s electron that is lost during the first ionization. Right? हमने जो पढ़ा था, हमेशा ट्रांजिशन में क्या चीज निकलती है? 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलता है. Right? Because 3D is higher in energy. अच्छा. Suggest why the first, 3D is lower in energy. Suggest why the first ionization energies of these elements are very similar. 3 मार्क का क्वेश्चन. तो इसको भी आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? वैसे ही, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग और लास्ट की चीज एटॉमिक रेडियस. राइट? सो लेट्स सी. अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, यस, नॉट इन ओनली इन ट्रांजिशन, इनके आगे भी जो भी होंगे, इनमें से फिर P में से निकलेंगे, फिर S में से निकलेगा, फिर D में आओगे. ठीक है, जो हमने जर्मेनियम का क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद है? दिस वन कौन सा था? ये जर्मेनियम 4+ आयन कहां से बन रहा है? सो हाँ, मतलब D से, 3D से पहले हमेशा 4s में से निकलेंगे. ठीक है नी? 3D से पहले हमेशा 4s. अच्छा, अब अगर हमें इसका भी आंसर देना है तो हाउ डू वी गिव द आंसर? वंस अगेन, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग, एटॉमिक रेडियस. व्हाट्स हैपनिंग टू न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस दीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? स्कैंडियम टू कॉपर जब जा रहे हो तो क्या हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज को? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, 21, 22, 23, 24, 25. शील्डिंग को क्या हो रहा है? ओके, सो ना, सही है. ओके, लेट्स ट्राई टू फॉर्मुलेट एन आंसर. अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है जी भाई, सही बात है. शील्डिंग डिक्रीज आप लोगों ने बोला, और कांस्टेंट आप लोगों ने बोला. ठीक है जी, लेट्स ट्राई टू फॉर्मुलेट दिस आंसर. ठीक है जी, और फिर देखते हैं कौन कितना सही है. सो वी नो द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, दैट एवरीवन इज ऑन बोर्ड. द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है और अगर आप बोलते हो शील्डिंग डिक्रीज कर रही है, ठीक है, तो शील्डिंग डिक्रीज अगर करेगी तो न्यूक्लियर चार्ज तो और जोर से खींचेगा, तो एटॉमिक रेडियस तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. वेयर इधर क्या लिखा हुआ है? वेरी सिमिलर. सो द शील्डिंग कैन नॉट डिक्रीज. ठीक है. अच्छा, फिर लेते हैं हम कांस्टेंट वाली केस. अच्छा, लेट्स से शील्डिंग रिमेन्स कांस्टेंट. तो कांस्टेंट रही है तो फिर क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज फिर से ज्यादा जोर से खींचेगा, तो एटॉमिक रेडियस फिर से कम हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर से ज्यादा एनर्जी लगेगी. राइट? सो एक्चुअली इट्स नॉट डिक्रीज और कांस्टेंट, इन फैक्ट इट इज इंक्रीज. इस वाली केस में हमें इंक्रीज लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसी से बनेगा. क्यों? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, शील्डिंग भी इंक्रीज कर रही है. शील्डिंग इंक्रीज करेगी तो न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल आउट करेगी, और हमें पता है एटॉमिक रेडियस तो वैसे ही बड़ा सिमिलर रह रहा होगा, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग ने दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया. राइट? सो बेसिकली द एटॉमिक रेडियस वैसे भी ये पीरियड 4 ही है, तो एटॉमिक रेडियस सेम ही रह रहा है तकरीबन. सो देयरफॉर वी कैन से दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर. सबको समझ में आया? द वर्किंग दैट आई डिड. तो मैंने रूल आउट क्या किया? मैंने डिक्रीज भी रूल आउट किया, मैंने कांस्टेंट भी रूल आउट किया. सबको ये समझ में आया कैसे रूल आउट किए? एंड देन वी आल्सो डिड्यूस इंक्रीजिंग होनी चाहिए शील्डिंग इस केस में. सही है? सबको समझ में आ रहा है? तो आई एम डूइंग सम डिफरेंट क्वेश्चंस विद यू टू. तो मैंने ये पहला क्वेश्चन ही ऐसा उठाया आप लोगों को थोड़ा सा और रोप करने के लिए, समझाने के लिए चीजें. वरना तो यूजुअली वही होगा, ग्रुप के अक्रॉस बताओ, पेड़ के अक्रॉस बताओ, ये करो वो करो. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड. अगर कुछ और आ जाए तो उसमें घबराना नहीं है. वी कैन फॉर्मुलेट एन आंसर. ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? माज, अब्दुलरहमान, मारेज, आर यू गेटिंग दिस? सो नॉट डिक्रीज, नॉट कांस्टेंट, क्योंकि उससे एक्सप्लेनेशन नहीं बन रही है जो हमारी है. सो देयरफॉर शील्डिंग मस्ट बी इंक्रीजिंग. क्यों इंक्रीज कर रही है शील्डिंग? राइट? व्हाई इज द शील्डिंग इंक्रीजिंग? अब इसके बारे में सोचते हैं. ठीक है, तो पहले तो इधर लिख लेते हैं शील्डिंग इंक्रीजिंग. द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड शील्डिंग आल्सो इंक्रीजेस. कैन यू टेल मी व्हाई डू यू थिंक, व्हाई, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं शील्डिंग इंक्रीज कर रही है? क्वांटम मॉडल में सोचना पड़ेगा. इनर इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, लेकिन हमने तो देखा था जब आप पीरियड के अक्रॉस जा रहे होते हो, राइट, वेन एवर यू गोइंग अक्रॉस अ पीरियड, तो क्या हो रहा होता है? तो शेल तो वही रह रहा होता है, तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हो. तो इनर शेल्स कैसे बढ़ रहे, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ रहे होंगे इसमें कुछ और है. इफ यू रियलाइज दिस ओवर हियर,
क्या होता था ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, क्या होता है? लेट्स गो बैक टू ओवर हियर। किधर देखा है हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को? इधर देखते हैं, लेट्स गो ओवर हियर। टाइटेनियम की हमने खुद से, अच्छा टाइटेनियम की ये लिखी हुई 4s2 3d2, नहीं देखो 4s2 3d2, फेरम का 4s2 3d6। सर देखिए 4s भरा हुआ होता है इनका पहले से, 3d है जिसमें आप बाद में भरते हो, कैन यू सी दैट? और हमने क्या पढ़ा? जब 4s में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो हायर एनर्जी हो जाता है, इट इंक्रीजेस इन एनर्जी। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? असल में क्या हो रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अक्रॉस? द थिंग दैट्स हैपनिंग इज 4s तो पहले से भर दिया आपने, ठीक है, 4s में आपने इलेक्ट्रॉन्स पहले से डाल दिए। 3d में जब भरने की बारी आती है तो 4s में डाले तो 4s हायर एनर्जी हो गया, अब आप 3d में डालो, और 3d क्या है? लोअर एनर्जी, यानी वो अंदर की तरफ है। सो बेसिकली अ सब शेल लोअर एनर्जी कैन ऑल्सो शील्ड अ सब शेल हायर एनर्जी, यानी 3d सब शेल इन दिस केस इज शील्डिंग द 4s सब शेल, क्योंकि वो उससे लोअर एनर्जी है, उसके अंदर है, बट इट्स नॉट द एग्जैक्ट सेम थिंग एज इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इंस्टेड इट्स क्या? इनर सब शेल इलेक्ट्रॉन्स। So in over here, all of them are losing through 4s इलेक्ट्रॉन ना, तो 4s इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी तरह शील्ड हो रहा है। कैसे शील्ड हो रहा है? 3d सब शेल्स से। इन सब में 4s तो पहले से ही भरा हुआ है, और 3d में फिर ये हो रहा होता है कि 3d में आप इलेक्ट्रॉन्स भर रहे होते हैं। इसमें 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 with exceptions over here, chromium की ये भी 3d5 होता है, ये 3d10 होता है, right? Is everyone understanding this? I'm going to give this explanation. The 3d subshell is shielding the 4s subshell. ठीक है? Let's write this down over here. The charge increase and shielding also increases as more electrons are added to the 3d subshell, which shields the 4s subshell. As a result, both cancel each other out. और फिर क्या हम बोलेंगे? Atomic radius is also remaining same. The atomic radius remains roughly constant. So energy to pull out valence electron is also very similar. समझ आया बच्चों? Did you understand this? So you, ये एक ही क्वेश्चन था which came up like this, तो मैंने सोचा मैं इसको डालूं इन दिस, ठीक है। सो जब आप जो है वो ये पीडीएफ पढ़ रहे हो और कर रहे हो, सो डोंट जस्ट गो ओवर द डेफिनेशंस जो सर ने ऐसी पढ़ाया है वैसे ही लिखा हुआ है। और ये आप लोगों की सजेशन है, आप जो टॉपिकल सॉल्व करो, जो भी पास्ट पेपर सॉल्व करो, उसका रिकॉर्ड करके रखो, उसको कहीं ना कहीं हिफाजत से रखो। जो भी वर्कबुक है आप लोगों के पास, वॉट एवर टॉपिकल यू सॉल्व, कीप देम विद यू। तो जब भी आप रिवाइज कर रहे हो कोई भी चीज, तो पीडीएफ में रिवाइज करो, तो मैंने जो टॉपिकल्स करवाए हैं उनके थ्रू भी जाओ, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डू एवरीथिंग इन द नोट्स, एवरीथिंग इन द नोट्स इज इम्पॉसिबल। तो मैं पास्ट क्वेश्चन इसीलिए पढ़ाता हूँ, इसीलिए करता हूँ, सो दैट यू कैन ऑल्सो गो ओवर दोस पास्ट क्वेश्चन साथ साथ। जरूरी नहीं है आपको ये याद रहे एक महीने बाद, लेकिन क्या होगा जब आप पीडीएफ रिव्यू कर रहे होगे, आपने पढ़ लिया सब, आपने पेज घुमाया, आपको ये पेज मिला, आपने कहा ओ सर ने ये भी पढ़ाया था, ठीक है मुझे याद आ गया फौरन से। हाँ मैं भूल चुका था एक महीने में, लेकिन मुझे फौरन से याद आ गया, बिकॉज आई जस्ट सॉ दिस, मुझे याद आ गया अच्छा सर ने मुझे पढ़ाया। इसी तरह जब आपने भी टॉपिकल पास्ट में क्वेश्चंस किए होते हैं, ठीक है, सो आप वो रिकॉर्ड करके रखो। जब भी एक टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो एक टॉपिक, ठीक है, तो आपने पढ़ लिया वो टॉपिक, अब आप पहले अपने टॉपिकल्स देखो उसके कि मैंने क्या सॉल्व किया था, क्योंकि आपके दिमाग से उड़ जाएंगी चीजें। आपने उस वक्त जो मेहनत करके वो सारे टॉपिकल सॉल्व करे हैं, हो सकता है एक महीने बाद आपके दिमाग से वो चीजें यू वैनिश हो जाए, आपको याद नहीं रहे उतनी अच्छी,
ठीक है। सो पढ़ लिया, टॉपिकल्स को गो थ्रू करो जल्दी जल्दी। अच्छा मैंने ये सॉल्व किया था, अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है समझ में आ गया। अच्छा ये इसमें ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है ये भी आसान था। अरे यार ये अच्छा इसकी वर्किंग थोड़ी मैं डिटेल में देख लेता हूँ। तो डिटेल में देखिए, आपने कहा अच्छा ठीक है इस तरीके से किया था, ठीक है। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज आपकी क्वालिटी लर्निंग होगी। आपने जो टॉपिकल्स किए हुए उसी के थ्रू आपकी रिहर्सल हो जाएगी कि जो आपने चीजें पहले से सीखी हुई थी वो आपको दोबारा से आ गई। बिकॉज भूलोगे तो सही, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम तो सब इंसान है, वी विल फॉरगेट द थिंग्स। सो आपको फौरन से वो रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है, रिकॉल हो जाएंगे। एंड देन अटेम्प्ट अ कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस, अ कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ टॉपिकल्स, अ कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ ईयरली पास पेपर्स। तो उसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, यू विल बी एबल टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो ये रिकॉर्ड बना के रखा करो, वॉट एवर पास पेपर यूर सॉल्विंग, वॉट एवर टॉपिकल यूर सॉल्विंग, सो इट इज गोइंग टू मेक योर लर्निंग स्ट्रीमलाइन। क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन देखोगे एक साल में आया हुआ है, कभी इस तरीके से कोई बहुत ही लेजेंडरी क्वेश्चन आया हुआ है और आपने वो सॉल्व कर लिया, सो अब हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, और हो सकता है अब आप जो नए टॉपिकल्स कर रहे हो उसमें वो क्वेश्चन ना आए। तो इट्स गुड टू हैव दैट इन रिकॉर्ड कि आपके दिमाग में क्लिक कर जाए फॉरन चीज, अच्छा मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया, तो इसको अपनी प्रैक्टिस बनाओ, ठीक है। वन ऑफ द थिंग्स टू क्लियर ए लेवल्स इज गोइंग टू बी दैट यू नो पास्ट पेपर्स वेल, ठीक है। पास्ट पेपर्स जब ज्यादा करोगे तो एक काइंड ऑफ रिहर्सल बन जाएगी आपकी, आपको एक तरीके से समझ आना शुरू हो जाएगा कि एग्जामिनर मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, वो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, वो क्वेश्चन ऐसे ही देता है, उसको यही चीज पूछनी होती है। तो आपकी फिर लर्निंग भी स्ट्रीमलाइन होगी, आप एक ही डायरेक्शन में फिर चीजें पढ़ोगे, एक ही डायरेक्शन में चीजें समझोगे, फिर आप और चीजें और टाइम जाया नहीं करोगे कि क्या करना था और क्या नहीं करना था, राइट। सो ट्राई टू कीप टॉपिकल पास्ट पेपर्स की कलेक्शंस अपनी जो भी सॉल्व कर रहे हो, और कीप योर रिलेशन विद टॉप पास्ट पेपर्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, करते रहो, ठीक है। करते रहोगे उतनी अच्छी आदत बनेगी, उतना अच्छा आपके पास कमांड होगा कि इवेंचुअली जब एग्जाम में आप बैठोगे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सो यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ, कह लो के कनेक्शन, कि मैंने इसके रिलेटिंग एक ऐसा पासवर्ड क्वेश्चन किया था, उसके तरीके सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ए लेवल्स क्लियर करने के लिए पास्ट पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, आज हम आयनाइजेशन एनर्जी जो हमने सारी सीखी उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू गेट डन विद ऑल ऑफ दीज पास्ट पेपर क्वेश्चंस एंड लेट्स सी इफ वी हैव टाइम लेफ्ट और नॉट, ठीक है जी। तो रीड दिस फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, पढ़ो इसको और मुझे इसका आंसर बताओ। मेक श्योर यू हैव द पीरियोडिक टेबल विद यू नीड द पीरियोडिक टेबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है जी। सो पीरियोडिक टेबल आपके पास होना चाहिए है। अच्छा बाय द वे, डू यू गाइस डू नो व्हाट एंडोथर्मिक का मतलब होता है, राइट? एंडोथर्मिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? व्हाट्स एंडोथर्मिक, व्हाट्स एक्सोथर्मिक, समझ में आ रहा है किसी को? किसी को भी नहीं आ रहा? ओके लेट्स सी, फ्रैंशियम रेडियम रेडॉन, ठीक है। नाउ लिखा हुआ क्या है, दे हैव कंसेक्यूटिव प्रोटॉन नंबर्स। अब आधे से ज्यादा बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे यहाँ पे, वो कहेंगे अच्छा ये तो अक्रॉस द पीरियड वाला ट्रेंड है, लेट्स जस्ट डू दैट। नहीं, अक्रॉस द पीरियड वाला ट्रेंड नहीं है ये। जरूरी नहीं है जो भी चीजें कंसेक्यूटिव प्रोटॉन नंबर्स में आ रही हो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अक्रॉस द पीरियड ही होगी। यू हैव टू मेक श्योर द पीरियोडिक टेबल क्या कहानी है। सो मैं क्या देखना है, मैं रेडॉन फ्रैंशियम रेडियम देखना है। सो लेट्स गो टू द पीरियोडिक टेबल। अच्छा जी, जब पीरियोडिक टेबल पे आते हैं हम तो हमें क्या नजर आता है, हमें ये नजर आता है, आई एम आल्सो गोइंग टू पुट अ पीरियोडिक टेबल जो है ना उधर, लेट्स जस्ट डुप्लीकेट दिस एंड इसको भी वहां ले जाते हैं, सही है, ताकि बार बार इधर तक ना आना पड़े। सही, सो व्हाट डू वी सी, रेडॉन किधर है? रेडॉन इज एक्चुअली ओवर हियर। रेडॉन ये रहा, फ्रेंशियम ये रहा, रेडियम ये रहा, राइट। सो रेडॉन इज अ नोबल गैस, और फिर क्या हो गया, पीरियड ही चेंज हो चुका है। आप फिर फर्स्ट ग्रुप पे आ गए हो और फिर देन यू एट द सेकंड ग्रुप। एंड इफ यू नो, हमने जो है मैंने आपको कल बोला था कि यू नीड टू नो द जनरल ट्रेंड ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कि वो कैसे हैं, पीरियड के क्रॉस कैसे जारी होती है। तो व्हाट डू वी नो, वी नो जो नोबल गैस होती है वो बहुत ऊंची होती है, द रेडॉन इज गोइंग टू बी समवेयर ओवर हियर। और रेडॉन से जब फ्रेंशियम पे आ रहे होगे तो इट विल हैव अ ह्यूज डिप, क्योंकि आपने एक नए पीरियड में आ गए, तो यू आर गोइंग टू हैव अ ह्यूज डिप, और ये होगा आपका फ्रेंशियम, राइट। एंड देन इस फ्रेंशियम से हम रेडियम पे आ रहे हैं, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 जाओगे तो थोड़ा सा इंक्रीज आएगा। सो दिस इज दिस। सो बेसिकली लीस्ट एंडोथर्मिक किसकी है, फ्रेंशियम की है, और मोस्ट एंडोथर्मिक किसकी है, रेडॉन की है। एंड आई थिंक ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी तो सारे फिर गलत हो जाएंगे, ठीक है। डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस नाउ? सो द पीरियोडिक टेबल इज योर बेस्ट फ्रेंड, यूज इट, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, you have to have a general idea about this trend.
इस ट्रेंड का जनरल आइडिया नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन तो मुश्किल होगी करने में सॉल्व, ठीक है। अच्छा, and memorize all of these explanations, everything you have to memorize them, you have to understand them. ये आपको सीखनी है, समझनी है, एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है, कभी भी कुछ आ सकता है, so you need to have them well memorized with you. अच्छा, अब आ जाते हैं this, which equation represents the second ionization energy of an element X? तो A B C D के में से कौन सी जो है वो second ionization energy है? Yes, you all are correct. B is the second ionization energy. X plus से X2 plus लेके जाना और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रिलीज हो। दूसरी बात की ऑल्सो मेक श्योर ये गैशियस दिए हुए आपको, ठीक है। सो अगर ऐसे ऑप्शन होते जिसमें गैशियस नहीं होता तो वो नहीं होते इस केस में। From which particle is the removal of an electron the most difficult? तो Cl minus F minus K plus Na plus, इसमें से किस में से आपको लग रहा है कि रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सबसे मुश्किल होगा? Has more nuclear attraction. ओके, सही है। तो K प्लस की भी तो ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी इसकी, पोटेशियम प्लस की। वेरी गुड, ठीक है। ओके, सो बेसिकली द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज इज के प्लस के मुकाबले में माइनस इज गोइंग टू, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा। क्यों? बिकॉज एक नेगेटिव स्पीशीज जब आपके पास होती है तो वो ऑलरेडी रिपेल करेगी इलेक्ट्रॉन को, राइट? सो इट विल बी इजियर टू पुल आउट दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज नेगेटिव स्पीशीज। ऑलरेडी रिपेल कर रहे हैं, ऑलरेडी उसको बोल रहा है भाई जाओ यहाँ से, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन को जब निकालने की कोशिश करो तो आराम से बाहर निकल के आ जाएगा, यू डोंट हैव टू पुट इन टू मच एनर्जी। सो दीज आर नॉट गोइंग टू द ऑप्शन, ये दीज आर गोइंग टू बी इजी, नॉट हार्ड। अच्छा, जब ये प्लस आ गया, हाँ ठीक है, प्लस वाला उन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जोर से खींच रहा होगा। अब क्योंकि ये दोनों ही प्लस है और इसमें से कोई प्लस या +2 नहीं है, किसी का चार्ज एविडेंटली ग्रेटर नहीं है, तो वी हैव टू आल्सो लुक एट समथिंग एल्स, और वो देखेंगे। लेट्स सी एट द, हम पोटेशियम और सोडियम के रेडियस को देख लेते हैं, हाउ इज द रेडियस कंपेयरिंग। सो वी कैन सी दैट द रेडियस ऑफ सोडियम इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ पोटेशियम, बिकॉज पोटेशियम उसके नीचे आ रहा है। तो ये तो इसके अंदर तो 4 शेल्स है, इसमें सिर्फ 3 शेल्स है। सो सोडियम इज गोइंग टू हैव ए स्मॉलर रेडियस। So basically because of the smaller radius, उसके अंदर न्यूक्लियर अट्रैक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा मुश्किल होगा। और इसका रेडियस क्योंकि बड़ा है तो इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगी, आराम से खिंच जाएगा इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली टू Na+। ठीक है, सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। बाकी शील्डिंग, शील्डिंग हम लिख सकते थे, सोडियम में कम शील्डिंग है, पोटेशियम में शील्डिंग है, लेकिन मेरा बच्चा वही, व्हेन यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप तो द शील्डिंग एंड द न्यूक्लियर चार्ज आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर आउट। तो शील्डिंग और न्यूक्लियर चार्ज दूसरे कैंसिल आउट कर रहे हैं, राइट? सो द बेटर थिंग टू लुक एट वुड बी एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अच्छा, three successive elements in the periodic table have first ionization energies which have the pattern shown in the diagram. What could be the first element of this sequence? तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो सकता है? सही है, ठीक है। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, राइट? यू शुड नो दी जनरल ट्रेंड, आपको पता होना ही चाहिए वो जनरल ट्रेंड क्या है, ठीक है। सो लेट्स लुक एट व्हाट द जनरल ट्रेंड वाज और फिर उधर से डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, अब हमने क्या सीखा था, क्या समझा था, ठीक है। डिप पीरियड, जब आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से देख रहे हो फर्स्ट आयनाइजेशन, डिप 3 जगह आता है। देयर इज गोइंग टू बी अ डिप 3 प्लेसेस, ठीक है। कौन कौन सी प्लेसेस? एक प्लेस तो वो है कि ये ग्रुप 2 हो और ये ग्रुप 13 हो, राइट? एक प्लेस तो ये है, बट ये नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज हमने सीखा था कि अगर ये डिप करेगा तो इससे ज्यादा डिप नहीं करेगा, क्योंकि ये फिर ग्रुप 1 होगा। इट्स गोइंग टू डिप, इट्स गोइंग टू डिप समवेयर ओवर हियर, इट्स नॉट गोइंग टू गो बिलो दिस, ठीक है। सो ये वाला नहीं हो, ग्रुप 2 ग्रुप 13 वाला डिप नहीं हो सकता ये, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, मे बी इट्स द ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 वाला डिप सर, लेकिन 1 सेकेंड, उसका भी यही था कि ये जो ग्रुप 16 होगा वो ग्रुप 14 से ज्यादा डिप नहीं करेगा, वो इधर आना चाहिए था, नॉट बिलो ग्रुप 14। सो दिस कांट बी दी ऑप्शन आइदर, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं, और कहां आता है डिप? और डिप आता है व्हेन यू आर स्विचिंग फ्रॉम अ नोबल गैस टू अ फर्स्ट ग्रुप 1 एलिमेंट, ठीक है। सो मे बी दिस कुड बी ए नोबल गैस and this could be a group 1 element,
एंड दिस इज गोइंग टू बी नोबल गैस से पहले क्या आएगा, ये ग्रुप 8 होता है या ग्रुप 18 होता है, सो ये हो जाएगा ग्रुप 17, राइट। और ग्रुप 17 कौन सा इनमें से, दैट्स फ्लोरीन, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द जनरल ट्रेंड। एग्जामिनर सब ये अज्यूम कर रहा है कि आपको पता है, ठीक है। दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। The first ionization energies of successive elements in the periodic table are represented in the graph. Which of these statements about this graph are correct? तो 1 2 3 पढ़े एंड टेल मी 1 करेक्ट है या रॉन्ग है, 2 करेक्ट है या रॉन्ग है, 3 करेक्ट है या रॉन्ग है, वट एवर यू थिंक, विच ऑफ देम आर करेक्ट, विच ऑफ देम आर रॉन्ग। 1 and 2 are correct and 3 is wrong according to मिशाल। कौन कौन बच्चा मिशाल के साथ अग्री कर रहे हैं, बारी बारी बताते जाओ, जो जो करेक्ट लग रही है वो बताते जाओ। 1 करेक्ट है या रॉन्ग है, सबको क्या लग रहा है, मिशाल कह रही है 1 करेक्ट है। सच अ क्वाइट क्लास भैया। ओके, हाउ डू आई नो 1 इज करेक्ट और नॉट, तो मैंने क्या कहा, यू नीड टू नो द जनरल ट्रेंड, राइट। नोबल गैस तक बहुत ज्यादा इंक्रीज आता है, फिर एकदम से बहुत बड़ा डिप आता है, देन आहिस्ता 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 इंक्रीज करता है, नोबल गैस तक आता है, फिर डिप आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता है, नोबल गैस तक आता है, फिर डिप आता है। सो दिस इज मोस्ट प्रॉब्ली नोबल गैस, दिस इज मोस्ट प्रॉब्ली नोबल गैस, एंड दिस इज ऑल्सो मोस्ट प्रॉब्ली नोबल गैस, ठीक है। ये तीनों नोबल गैसेज है, बिकॉज नोबल गैस के बाद हमें पता है बहुत बड़ा डिप आता है ग्रुप 1 तक, बहुत बड़ा डिप आया ग्रुप 1 तक, बहुत बड़ा डिप आया ग्रुप 1 तक, तो दीज मस्ट बी नोबल गैसेस। तो मुझे पता है ये नोबल गैस है। अब इसको ग्रुप 18 भी बोलते हैं और ग्रुप 0 भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा पुराना पेपर है तो इसमें ग्रुप 0 भी बोला गया है इसको, तो डोंट वरी, आप ग्रुप 18 या ग्रुप 0 जो भी लिखोगे दैट विल बी करेक्ट, ठीक है। सो वी हैव आइडेंटिफाइड, ठीक है सर ये ग्रुप 18 है या ग्रुप 0 है, सही है। अच्छा, ठीक है, BJR था। Atoms of elements D and L contain 2 electrons in their outer shells. Let's see. D क्या है? D is this and L क्या है? L is this. और हमें क्या पता है, अगर ये ग्रुप 18 है तो ये क्या होगा, ये ग्रुप 1 होगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये ग्रुप 2 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली ओवर हियर ये ग्रुप 1 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रुप 2, राइट। सो बेसिकली अब क्या होगा, हमें पता है ग्रुप 2 के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर आउटर मोस्ट शेल, दे डू हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी ठीक है। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स G and O contain half filled p orbitals. Let's see, G कहां है, G is over here और O is over here. Let's see, अगर ये ग्रुप 2 है तो ये ग्रुप 13 14 और ये हो जाएगा ग्रुप 15, राइट। एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रुप 13 14 15 वंस अगेन। सो ग्रुप 15, और ग्रुप 15 की क्या खुसूसियत होती है, ग्रुप 15 इज P3 ऑलवेज, ये सारे P3 में एंड करेंगे, और P3 हमें पता है क्या होता है, P3 इज ऑलवेज हैविंग हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स। सो इसमें हाफ फिल ही होंगे p ऑर्बिटल्स, सो समथिंग लाइक दिस, हमेशा हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स होंगे एंड वाला, सो दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट एज वेल। सो 1 2 3 आर ऑल करेक्ट, ठीक है। यू हैव टू नो द जनरल ट्रेंड। आई हैव नो आइडिया सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई एम होपिंग कि सबको समझ में आ रहा हो। अब बता दो, अब तो ट्रेंड बहुत दफा बता दिया मैंने। विच ऑफ द एलिमेंट्स मार्क्ड ऑन द ग्राफ इज एन अल्कली मेटल, अब तो ट्रेंड इतनी दफा सर ने डिस्कस कर लिया, अब तो सब बच्चे जवाब दे दो प्लीज। ग्रुप 1 कौन सा होगा, अल्कली मेटल कौन सा होगा, ठीक है, अल्कली मेटल्स आर ग्रुप 1, यस, सो इट्स ऑप्शन डी, ठीक है, यस ऑप्शन डी, बिकॉज ग्रुप 1 से ग्रुप 18 से ग्रुप 1 आने में बहुत बड़ा डिप होगा, तो अगर ये ग्रुप 18 है तो ग्रुप 17 ग्रुप 16 और ये आपका ग्रुप 1 एलिमेंट होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबब्ली देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, एक सेकंड, 17 ग्रुप 16 15 14 13, अच्छा ठीक है। सो ये भी देख लेते हैं पी क्यों नहीं है, ठीक है। इफ यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस, ये तो पता है हमें ग्रुप 1 हो जाएगा ये, क्योंकि ये आर से आप उठ के एकदम से एस पे आया, सो दिस इज अ ग्रुप 1, दिस इज एन आइडेंटिटी, ग्रुप 1 है ये, ग्रुप 18 से आए थे। ये ग्रुप 17 हो गया, ये ग्रुप 16, ये ग्रुप 15, कैसे पता, ग्रुप 15 16 के बीच में डिप आता है, ठीक है। दिस इज 15, दिस इज 16, दिस इज 17, देन 14 इज गोइंग टू बी समवेयर ओवर हियर एंड दिस इज 13, राइट, दिस इज समथिंग एल्स। और मुझे क्यों पता 13 है ये, क्योंकि ग्रुप 2 से जब आ रहा है तो डिप आया, राइट। सो आई एम प्रीटी श्योर दिस इज 13, दिस इज 14 15 16 17 18 and that is group 1,
ओके, मूविंग ऑनवर्ड्स, अब चलते हैं कुछ थ्योरी वाले सवालात पे। Figure 1.2 shows the relative first ionization energies of 6 successive elements in the periodic table. The letters are not the symbols of the elements. ठीक है, define first ionization energy. तो first ionization energy की definition क्या थी? Yes, but we need to write the exact proper thing. So it is the minimum amount of energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms. ठीक है जी, make sure gaseous atoms, they are not Cl, chlorine will not be written as Cl2, it will be just written as Cl gas, khatam. ठीक है जी, so from 1 mole of gaseous atoms, the minimum amount of energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to make 1 mole of 1 plus charged gaseous ions. Yes, ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय अ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? आई मीन कि मैंने 6.02 into 10 to the power 23 एवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए। ठीक है, तो एक मोल ऑफ गैसियस एटम में से एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहे हैं। 6.02 into the power 23 पार्टिकल्स में से मैंने 6.02 into the power 23 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाली है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये, एंड यू आर डूइंग दिस इन मोल्स, ये मोल में है, ये एक एटम में से नहीं है, ये एक मोल में से। ठीक है, suggest why the first ionization energy of B is much less than that of A. So B की A से इतनी ज्यादा कम क्यों है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? तो पहले तो ये बताओ, A कौन से ग्रुप में लग रहा है और B कौन से ग्रुप में लग रहा है? यस, वेरी गुड। सो हमने अभी देखा कि सबसे बड़ा डिप कहां से आता है, दिस इज गोइंग टू बी ग्रुप 18 एंड दिस इज गोइंग टू बी ग्रुप 1। ठीक है जी, वेरी गुड। सो एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस थिंग एंड यू, अक्सर बेशतर क्वेश्चन इसी से आएगा। ठीक है जी, बाय नोइंग द ट्रेंड। ठीक है, अच्छा, अब इस आंसर को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो लेट्स राइट दिस। Suggest why the first ionization energy of B is much less than that of A in figure 1.2. तो तीन चीजों के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग और atomic radius. What do you think is happening when you're, what is happening to nuclear charge when you're going from 18 to 1? क्या हो रहा होगा न्यूक्लियर चार्ज? अगर ये सक्सेसिव एलिमेंट्स हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो लेट्स राइट दैट डाउन। फ्रॉम B to A, the nuclear charge increases. सही है, the nuclear charge increases. What do you think is happening to the shielding? शील्डिंग इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? और शील्डिंग क्यों इंक्रीज कर रही है? बिकॉज वंस अगेन ग्रुप 18 लास्ट पीरियड, उससे पिछले वाले पीरियड में होगा, ग्रुप 1 अब उसके अगले वाले पीरियड में आ गया, तो ग्रुप 1 में आते ही आपके शेल्स इंक्रीज कर गए, तो ग्रुप 1 में यू विल हैव मोर इनर शेल्स देन इन ग्रुप 18, राइट? सो लेट्स राइट दैट डाउन। फ्रॉम B to A, the nuclear charge increases and the shielding also increases as the number of inner shell electrons increases. जब ये दोनों इंक्रीज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? They will cancel each other out, right? So from B to A, the nuclear charge increases and the shielding also increases as the number of inner shell electrons increases. Therefore, these two cancel each other out. और atomic radius के बारे में क्या लिखूंगा? Increases or decreases? The atomic radius also increases. Why? Because once again आपने shell एक और डाल दिया, right? So therefore these two cancel each other out and the atomic radius also increases
ड्यू टू increase in number of shells. And then we can write, hence it is, एक सेकेंड, बी की एनर्जी ज्यादा कम है, सो हेंस इट इज ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए as the nucleus pulls on valence electrons less strong. ठीक है जी, कोशिश करना कि आंसर विद इन द लाइंस ही रहे, ठीक है जी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली पीडीएफ में कर रहा हूं तो मैं थोड़ी सी बड़ी राइटिंग कर रहा हूं, मैं जितना जूम इन करूंगा फिर वो और मुझे स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी इधर उधर, बट ट्राई टू कीप योर आंसर विद इन द लाइंस, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप, अब हो गई मिस्टेक, ठीक है, अब मतलब आपने लिख दिया और आपको लग रहा है कि यार मैं तो ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया, मुझे तो इतना सारा आंसर लिखना था, मेरे पास जगह नहीं है इतनी, ठीक है। सो यू कैन राइट 1 या 2 लाइन्स मोर, ठीक है। कोशिश किया करो 1 लाइन ही हो और 3-4 लफ्ज ही हो जो एक्स्ट्रा जाए, उससे ज्यादा ना जाए, और बड़ा करीब लिखा करो इस लाइन के, क्योंकि आपका पेपर क्या होता है, स्कैन होके जाता है, ठीक है। सो जब आप करीब लिखोगे तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो स्कैन हो जाएगा वो पार्ट उसके साथ, तो जब वो आंसर पढ़ रहा होगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपका आंसर आधा कटा हुआ गया, ठीक है। और दूसरा ये, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ गलत लिख दिया, ठीक है, अब आपने गलत लिख दिया और आपको रियलाइज हो रहा हो अब क्या करूं उसमें, क्योंकि पेन से लिखा हुआ है, अब काटूंगा तो गंदगी होगी, राइट। सो फॉर दैट व्हाट यू गोइंग टू डू, एक्स्ट्रा शीट भी ले सकते हो, ठीक है। यू बेटर आस्क द इन्विजिलेटर व्हाट टू डू इन दैट पोजीशन, ठीक है, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है वो एक्स्ट्रा शीट लाके देता है नहीं देता है, ठीक है। अगर हो भी जाए कुछ, ठीक है, तो cut it properly and if possible write it on top of ही, ठीक है। if you start writing from over here तो हो सकता है फिर आगे जगह कम पड़ जाए और आपको बहुत ज्यादा आगे बाहर निकलना पड़े, राइट। तो अगर हो और एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती और आपको कट करना पड़ भी गया है तो राइट इट वेरी प्यारे तमीज से ऊपर करके, ठीक है, ताकि इट इज स्टिल रीडेबल और हम आपको वो बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सके, एग्जामिनर वो ये देख सके कि आंसर लिखा हुआ है बच्चे ने, ठीक है। सो अगर एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती, वैसे तो अगर इन्विजिलेटर कहता है कि नहीं ठीक है एक्स्ट्रा शीट लाके दे रहा हूँ, आप दूसरी शीट पे लिख दो और उस पर लिख देना कि ये वहां पे किया हुआ है, ठीक है। सो बट कोशिश किया करो, क्योंकि हम पूरी कोर्स यही प्रैक्टिस करेंगे कि भाई हमें कैसे लिखने आंसर्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, वी गोइंग टू प्रैक्टिस, यही ना, यही चीज है, हमारा मेन मकसद है, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू राइट एंड फॉर्मुलेट प्रॉपर आंसर्स और लाइंस के हिसाब से ही हम लिखा करेंगे, ठीक है। अच्छा, on figure 1.3 sketch a graph to show the trend in atomic radius of successive elements in period 3। तो atomic radius across period, पीरियड के अक्रॉस एटॉमिक रेडियस हमने क्या करा था, डिस्कस किया था, इट डिक्रीजेस, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, शील्डिंग कांस्टेंट रहती है, तो देयरफॉर न्यूक्लियस पुल्स मोर स्ट्रांगली ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर द रेडियस डिक्रीजेस, यही था, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ जब आप बनाएंगे तो ट्राई नॉट टू मेक द ग्राफ समथिंग लाइक दिस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से नहीं दिखाना, ठीक है। व्हाट्स द रीजन फॉर नॉट शोइंग इट विद अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैं आपकी स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कर सकता हूं आगे भी और पीछे भी। तो एट सम थ्योरेटिकल एटॉमिक नंबर यू आर बेसिकली ट्राइंग टू टेल मी कि एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, 0 हो गया, एंड यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि एट सम एटॉमिक नंबर, यानी देयर इज सम एटॉमिक नंबर दैट इज 0 और उस पे एटॉमिक रेडियस आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा ये, ठीक है। सो वी नॉट गोइंग टू ड्रॉ द ट्रेंड ऑफ दिस थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग आपने दिखाया है, लेकिन आप इसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू डिक्रीजिंग नहीं दिखाओगे, इंस्टेड यू विल शो इट एज डिक्रीजिंग समथिंग लाइक दिस, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट यू ड्रॉ, ठीक है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, तो एग्जामिनर ना ही इसको इंटरपोलेट करके वहां पे एक्सेस मिला सकता है, क्योंकि आपने दिखाया है कि जैसे जैसे करीब जा रहे हो तो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, और जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है, ठीक है। सो ट्राई टू ड्रॉ लाइक दिस, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल कर्व, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर देता हूँ, सो समथिंग लाइक दिस, सही है जी। सर वॉन्ट द रेडियस बी कांस्टेंट, नहीं मेरा बच्चा बिलाल, भी डिस्कस दिस, हमने ये सब चीजें डिस्कस करी हैं, पीरियड के अक्रॉस क्या ट्रेंड है, कैसे होता है कैसे नहीं होता, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, शील्डिंग अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रह रही होती है,
तो एटॉमिक रेडियस कम होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जोर से खींचता है ज्यादा. इट इज गोइंग टू पुल मोर स्ट्रांगली ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो अंदर की तरफ आ जाते हैं ज्यादा. तो द रेडियस इज डिक्रीजिंग, आहिस्ता आहिस्ता करते करते डिक्रीज करना होता है रेडियस. देयरफॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन डिक्रीजेस, देयरफॉर एटॉमिक रेडियस जो भी है वो डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. सो मेक श्योर यू ड्रॉ दिस ग्राफ लाइक दिस. अब पीरियड 3 पढ़ाते हुए आई एक्सपेक्ट के यू गाइज नो दिस ग्राफ. फिर बोल रहे हैं एक्सप्लेन योर आंसर टू C1, और दोबारा से 3 मार्क. और हमने इसका क्या एक्सप्लेनेशन क्या थी, वही न्यूक्लियर चार्ज, वही शील्डिंग, वही सब चीजें हमें लिखनी होंगी दोबारा से. सो व्हाट हैपेंस टू द न्यूक्लियर चार्ज व्हेन यू गो अक्रॉस अ पीरियड, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. शील्डिंग को क्या होता है, अभी वैसे मैंने बता दिया, शील्डिंग रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. व्हाई, बिकॉज द इनर शेल्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट. एक पीरियड के क्रॉस जब चल रहे हो, तो अगर पीरियड 3 में हो तो उसके अंदर कितने शेल, उसके अंदर 2 ही शेल है. ठीक है, और वो पूरे पूरे भरे हुए होंगे. राइट. सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, शील्डिंग रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर the valence electrons feel a stronger pull across the period. The atomic radius decreases. ठीक है. सो आंसर आपको जैसे भी लिखना हो, लेकिन ये 3 चीजें लाजमी में चाहिए. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, शील्डिंग रिमेन्स कांस्टेंट, therefore the valence electrons feel a stronger pull across the period and the atomic radius decreases. ठीक है. These 3 things are very important. First ionization energy questions, atomic radius, electronegativity वगैरह, ये हम बार बार ये चीजें देख रहे होंगे, बार बार ये चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है. एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन्स, एनी इश्यूज? नहीं मेरे बच्चा, दोबारा से देखो मारिज. लेट्स गो बैक टू ओवर हियर. शील्डिंग क्या थी, शील्डिंग थी इनर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अगर मैं लीथियम से बेरिलियम पे जा रहा हूं, एंड लीथियम एंड बेरिलियम आर बोथ इन द सेम पीरियड. ठीक है. सो क्या हो रहा है, लीथियम के जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन 1 था, बेरिलियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 हो गए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट शील्ड ईच अदर. ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये इससे अंदर नहीं है. कैसे बचाएगा, दोनों ही वैलेंस है. राइट. सो बेसिकली इसको शील्ड कौन कर रहे हैं, ये 2 अंदर वाले, और इन दोनों को शील्ड कौन कर रहे हैं, ये 2 अंदर वाले. ठीक है. तो बेसिकली शील्डिंग के साथ क्या हो रहा है, द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट. इधर भी 2, उधर भी 2. बोरॉन में भी अंदर 2 ही होंगे, इससे आगे जाओगे उसमें भी अंदर 2 ही होंगे. सो व्हेनेवर यू रिमेनिंग इन द सेम पीरियड, द इनर शेल इज द सेम. इनर शेल तो वही है ना, तो इनर शेल जब वही होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही पूरे पूरे भरे हुए होंगे, तो इसीलिए शील्डिंग कांस्टेंट रह रही है. ठीक है. डोंट टेक द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड नहीं कर सकता, सिर्फ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर सकते. ठीक है. सर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शील्ड नहीं करेंगे कंपेयर टू शील्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. नो, यही तो, अंदर 2 है ना. वही ना, मैंने क्या लिखा था, इफेक्टिव चार्ज को देखो, अंडरस्टैंड द इफेक्टिव चार्ज वाली चीज. 3 -1 -1, 1 का चार्ज. 4 -1 -1, 2 का चार्ज. दोनों को 2 का चार्ज फील होगा. ये जो न्यूक्लियस है इन दोनों के 2 को चार्ज, 2 प्लस के चार्ज से इन दोनों को अंदर की तरफ खींच रहा होगा. ठीक है. तो अंडरस्टैंड इट थ्रू दिस वे. ओके, परफेक्ट. डिफाइन द टर्म फर्स्ट आयनाइजेशन, आपने ऑलरेडी ये लास्ट पेज पे बता दिया था आई बिलीव, है ना. राइट एन इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स टू इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑकरिंग व्हेन द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज मेजर्ड. तो सोडियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की मुझे इक्वेशन बता दें विद स्टेट सिंबल्स. नहीं अब्दुलरहमान इलेक्ट्रॉन गलत जगह डाल दिए. सो Na प्लस गैस is becoming Na2 plus gas plus electron minus. और इलेक्ट्रॉन्स की ऑब्वियसली कोई स्टेट सिंबल नहीं होती. सही है. अच्छा, the graph below shows the variation in the first ionization energies of some of the elements in period 3. ठीक है. तो सोडियम की नहीं बना के दी, मैग्नीशियम की दी हुई है, एल्यूमिनियम की दी हुई है, सिलिकॉन की दी हुई है, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन की गायब है, आर्गॉन की दी हुई है. ठीक है. On the graph, use crosses to show the approximate values of the first ionization energies for the elements sodium, phosphorus, sulfur. Join the crosses to complete your graph. ठीक है.
सोडियम की मैग्नीशियम से ज्यादा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन, ये कम होगी? Is sodium going to have less ionization energy than magnesium or more? Less. Why? Because sodium is before magnesium in the periodic table. ठीक है, so it's before that. Group 1 to group 2 ionization energy increase करती है, right? और दूसरी बात क्या make sure करना है, डिक्रीज जब दिखा रहे हो तो ये नहीं कर देना, यहां नहीं नुक्ता डालना। क्यों? बिकॉज आप ये दिखा रहे हो एल्यूमिनियम की सोडियम से भी ज्यादा डिक्रीज कर गई, ये नहीं दिखाना आपने, ठीक है? द एग्जामिनर इज नॉट वांटिंग यू टू नो द एग्जैक्ट वैल्यूज, ही इज जस्ट वांटिंग यू टू नो द अप्रोक्सीमेट पोजीशंस। तो मैंने कहा भाई यहां पे लगा देते नुक्ता, एल्यूमिनियम से भी कम है इसकी, एल्यूमिनियम इज नॉट गोइंग टू डिप डाउन बिलो दिस, ठीक है? तो गलती से यहां पे क्रॉसिंग लगा देना, वरना ये हो जाएगा एल्यूमिनियम की ग्रुप 1 से भी कम हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, या रेड वाली लाइन से ज्वाइन कर देते हैं इसको। सो दिस हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की सिलिकॉन से ज्यादा होगी या कम होगी? सो फॉस्फोरस की सिलिकॉन से एल्यूमिनियम से ज्यादा नहीं, सिलिकॉन तो इधर बना हुआ है ना, ठीक है? सिलिकॉन इज ऑलरेडी गिवन टू अस, सही है। अभी हमें फॉस्फोरस का बताना है। तो फॉस्फोरस क्या होगा, ग्रुप 14 टू ग्रुप 15 वही जनरल ट्रेंड फॉलो हो रहा है, इट्स गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है? यस, इट विल बी ज्यादा, तो ये इंक्रीज करेगा ऐसे, यहाँ पे आ गए आप। ग्रुप 15 टू ग्रुप 16 डिप आता है, राइट? व्हाई? बिकॉज उसका रीजन हमें पता होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे मोस्ट ऑफ दैट्स आज है। तो फॉस्फोरस टू सल्फर दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, और डिक्रीज होगा तो डिप क्या दिखाएंगे, फॉस्फोरस से नीचे लेकिन सिलिकॉन से नीचे नहीं, ठीक है? सो समवेयर ओवर हियर, सिलिकॉन से नीचे नहीं दिखाना आपने वो, तो ये आपने ज्वाइन कर दिया। एंड देन क्लोरीन आपको दिया हुआ है तो आप बस ज्वाइन करते जाओ, एंड दिस इज गोइंग टू बी डी ग्राफ, ठीक है? आपको अप्रोक्सीमेट ग्राफ पता होना चाहिए है। Actually, explain why the first ionization energy generally increases across the period sodium to argon क्यों increase करती है? बार बार वही सवाल है। तो once again what we're going to do, nuclear charge increases, ये लिखते हैं across period nuclear charge increases while shielding by inner shell electrons remains constant. The valence electrons feel a, या experience लिख लेते हैं, experience a stronger pull due to this, and the atomic radius decreases. Therefore, it becomes harder to remove an electron across the period. ठीक है? Explain why the first ionization energy of aluminium is less than that of magnesium. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से क्यों कम होती थी? ग्रुप 13 और ग्रुप 2 के बीच में डिप क्यों आता था? यस, सो रिमेंबर मैग्नीशियम का कौन सा है, दिस इज ग्रुप 2, तो इसमें ये कहां पे एंड करता है, S2 में। दिस इज गोइंग टू स्टार्ट ऑफ इन, ये एंड कहां पे करेगा, P1 में एंड करेगा, राइट? सो इसका इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन तो S में से रिमूव हो रहा है, और इसका इलेक्ट्रॉन P में से रिमूव हो रहा है, राइट? और मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम वाली कौन सा पीरियड है, द पीरियड इज 3, so 3s2 and this is 3p1. So let's write this complete answer and see इसको हमें कैसे लिखना है. So in magnesium, the electron is removed from A3s orbital, whereas
the electron in aluminium is removed from a 3p orbital, as 3p is higher in energy than 3s, less energy is required to remove an electron from it, as it is further away from the nucleus. ठीक है जी. So this is how you're going to formulate an answer. ग्रुप 2 और ग्रुप 13 का आ गया. अगर मैं आपको बोलता नहीं मुझे जो है वो फास्फोरस और सल्फर का बताओ, तो फास्फोरस सल्फर का क्या था? फास्फोरस इज P3, सल्फर इज P4. तो we would have said in phosphorus the electron being removed is an unpaired electron, whereas the electron in sulfur being removed is a paired electron, and paired electrons are much more easier to remove because of repulsion, या because of electron pair repulsion, या because of there being existing repulsion between the electrons. ठीक है नी? और वो हमारा आंसर हो जाता है. ठीक है नी? So you need to be able to formulate these answers properly. इसमें कोई चीज मिस आउट करोगे, बिलावजी के आंसर्स कट होंगे, बिलावजी के मार्क्स कट होंगे. Last question. Place the following species S plus, S and S minus in order of increasing first ionization energy, starting with the lowest. तो what do you think? Lowest first ionization की होगी और highest first ionization energy किसकी होगी? अच्छा, बिलाल कह रहे हैं S plus highest है. ठीक है. So yes, you guys are correct. और जो भी answers आ रहे हैं, you guys are correct. S plus is going to be the highest. Why? Because it's a positively charged species. ये electrons को already ज्यादा जोर से खींच रहा है. S minus negative species है, repel कर रही है already. और S इन दोनों के बीच में आ जाएगा. Yes, so that is correct. This is your ionization energy वाला chapter complete. मतलब atomic structure as a whole, जिसमें ionization energy and everything, वो सब कुछ जो आती है, ये आज हमने complete कर लिया है. ठीक है? कोई सवाल है, कोई और चीज है which you guys want to ask?